से ये प्रश्न पूछा गया है कि अधिगम प्रतिफल में नहीं है तो वहां रॉबर्ट गेने के प्रकार बता रखे हैं, तो ये अधिगम के प्रकार भी हैं और अधिगम के क्या हैं, ये प्रतिफल भी हैं। तो दोनों चीजें मैं साथ में करवा रहा हूं। तो आप अब हेडलाइन डालेंगे आप, रॉबर्ट गेने के द्वारा अधिगम के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट गेने ने 1965 में एक सिद्धांत दिया था, अधिगम सोपान की। सिद्धांत का नाम क्या है? अधिगम सोपान की। किसका सिद्धांत था ये? रॉबर्ट गेने। सिद्धांत किसका है ये? रॉबर्ट गेने का, अधिगम सोपान की। 1965 में दिया था। देखो इसको पूरे को मैं समझाऊं, हल्का सा इसका पैटर्न आपको बताऊं कि सर इसको कैसे तैयार करना, आप इसका बता रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में इंपॉर्टेंट है। क्यों पढ़ रहे हैं इसका आंसर मैंने दे दिया कि इसमें अब तक 40+ प्रश्न है आरपीएससी के एग्जाम में, स्पेशली आरपीएससी, ठीक है। इसलिए क्यों का जवाब आपको मिल गया कि सर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पढ़ना है इसका जवाब सुनिए आप। रॉबर्ट गेने पे 3 टाइप के प्रश्न पूछ सकता है आपसे। सामान्य प्रश्न जो पूछे जाते हैं यहां से, नाम सिद्धांत का पूछेगा, किसने दिया, आप कह दोगे रॉबर्ट गेने ने। कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और पुस्तक का नाम, ये तो है सामान्य प्रश्न। इस किताब का नाम था कंडीशन ऑफ लर्निंग। कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये तो है बेसिक प्रश्न। यदि सामान्य प्रश्नों की बात करें तो यहां से सामान्य प्रश्न 3 रूप में पूछे गए हैं। आपको सिद्धांत का नाम पूछ लेगा, प्रतिपादक पूछ लेगा, कितने प्रकार बताएं, 8 प्रकार बताएं। किताब का नाम बहुत बार पूछा गया है। कंडीशन ऑफ लर्निंग किताब किसकी है? रॉबर्ट गेने। नंबर 2, दूसरे टाइप के प्रश्न यहां से जो पूछे जाते हैं, सबसे अधिक बार पूछे गए हैं। आपको 8 प्रकारों में सबसे लोकप्रिय प्रश्न यहां से पूछा जाता है सीक्वेंसिंग वाले प्रश्न। मतलब आपको यह याद होना चाहिए कि पहला प्रकार कौन सा है, दूसरा कौन सा है, 7वां कौन सा है, 5वां कौन सा। सीधा पूछेगा 5वां प्रकार कौन सा बताया। या रॉबर्ट गेने के अधिगम सोपानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि निम्न स्तर ये है और सबसे उच्चतम स्तर ये है, उसको व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज करना है। तो सीक्वेंसिंग वाला प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न है यहां से। तीसरे टाइप का प्रश्न यहां से आपसे यह पूछ सकता है कि इसने जो अधिगम के प्रकार बताए हैं उनमें सबसे निम्न प्रकार कौन सा है और सबसे उच्चतम प्रकार कौन सा। ये प्रश्न लगभग 9 प्रश्न यहां से पूछे गए। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनमें से जो प्रकार बताएं उनमें से पर्टिकुलर 2-3 प्रकार ऐसे हैं जिनकी व्याख्या अलग एक्सपर्ट ने की है, तो वो 2-3 प्रकार क्या है, वो व्याख्या करने वाले लोग क्या हैं। ये तो इसका पूरा एग्जाम पैटर्न है कि इसको रॉबर्ट गेने को अपन कैसे पढ़ के जाएं ताकि यहां से कैसा भी प्रश्न आए तो अपना प्रश्न गलत नहीं हो। मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर बताया है मैंने कि रॉबर्ट गेने का एग्जाम पैटर्न ये कहता है कि आपको इस प्रकार से इसको पढ़ के जाना। अब मैं पूरे के पूरे 8 प्रकार आपको समझा रहा हूं ताकि अंदर से भी कैसा भी प्रश्न आए तो कोई दिक्कत नहीं आए। तो आप बेसिकली नाम आपने लिख लिया, किताब का नाम लिख लो कंडीशन ऑफ लर्निंग। किताब का नाम क्या है? पुस्तक का नाम क्या है? कंडीशन ऑफ लर्निंग। रॉबर्ट गेने की पुस्तक का नाम क्या है? कंडीशन ऑफ लर्निंग। पुस्तक का नाम क्या है? कंडीशन ऑफ लर्निंग। हिंदी में बोलते हैं अधिगम की शर्तें। तो अधिगम की शर्तें किसने बताई? कई बार भाषा का चक्कर हो जाता है। कंडीशन ऑफ लर्निंग किताब का नाम है। DSSB का एक पेपर था, उसमें भाषा ये लिखी हुई थी अधिगम की शर्तों का उल्लेख किया है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अधिगम के प्रकार बताएं, शर्तें कहां से। अब किताब के नाम पे प्रश्न उलझा दिया उसने। तो नॉर्मली अपन जब अपन परेशान होते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल अपना 0 होता है, डाउन होता है, तो ऐसी भाषा चेंज होती है, अपन घबरा जाते हैं यार अधिगम की शर्तें किसने बताई हैं। जब अपना आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है ना तो चीजें रिलीवेंट कर लेते हो आप।
चीजें ऑटोमेटिकली एग्जाम हॉल में जाके आप 6 या 7 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपने पढ़े नहीं है बट आप उनके आंसर कर सकते हो। समझ रहे हो कैसे कैसे कर सकते हो? क्योंकि आपने और चीजें तो पढ़ रखी हैं, उसमें 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनको आपने कहीं किसी और जगह पढ़ रखा, तो आपको पता चल जाएगा यार ये 2 चीजें तो उससे रिलेवेंट है। तो वहां आपका जो इंट्यूशन है ना वो काम करना शुरू कर देता है। और जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस जीरो होता है ना, तुम्हारे अंदर दिमाग में डर बैठा रहता है ना, तब तुम इतनी सी गलती, और अधिगम की शर्तें ये किसने बता दी यार, ये तो गुरदेव सिंह सर ने तो पढ़ाया ही नहीं। मतलब दिमाग वहां काम नहीं करेगा यार। कंडीशन ऑफ लर्निंग किताब है ना यार, तो उसका मतलब ये तो होता है ना अधिगम की शर्तें, तो यार संभवतः उसी ने बताई होगी जिसने किताब लिखी है। तो अपन दिमाग ज्यादा क्यों लगाए, तुरंत दिमाग में आ जाएगा। जबकि बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन लगभग बच्चों का प्रश्न गलत हो जाता है ऐसे प्रश्न, जब आपका लेवल कमजोर होता है उस समय कि यार पता नहीं है तो मैंने पढ़ा ही नहीं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम हॉल में बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई, 8 प्रकार बताएं। अब 8 प्रकारों को मैं समझा रहा हूं, आराम से समझ लेना। पहला प्रकार है संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग। कौन सा अधिगम पढ़ा रहा हूं मैं आपको? संकेत अधिगम। सिग्नल लर्निंग क्या होता है, किसको बोलते हैं संकेत अधिगम? टोटल इस पे 3 प्रश्न आए हैं और तीनों ही आरपीएससी में आए हैं, एक रीट में भी आया है यहां से, मतलब 4 प्रश्न आए हैं टोटल। और प्रश्नों की जो भाषा है वो एक ही टाइप की है, बस ऑप्शन चेंज किए उसने। क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? संकेत का मतलब सिग्नल लर्निंग। अब सिग्नल का मतलब क्या होता है? किसी संकेत को देखकर व्यवहार में परिवर्तन आना। आपसे पहला प्रश्न ये पूछेगा कि सबसे निम्न स्तर का अधिगम कौन सा होता है? संकेत अधिगम। सबसे निम्न स्तर का अधिगम क्या होता है? लो लेवल है, ये याद रखना। पहला प्रकार सबसे निम्न स्तर है और 8वां प्रकार जो आएगा वो सबसे बेस्ट प्रकार आएगा। बाकी जो 3 प्रश्न पूछे गए हैं इस पे, वो तीनों ये पूछे गए कि संकेत अधिगम से संबंधित कौन है। मैं जब आपको अधिगम के सिद्धांत पढ़ाऊंगा कल से, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करेंगे कल से अपन, तो वहां अपन सिद्धांत स्टार्ट करेंगे तो थॉर्नडाइक आएगा, आईपी पावलोव आएगा, स्किनर आएगा, एडविन गुथ्री आएगा, बहुत सारे सिद्धांत मैं पढ़ाऊंगा। तो उसमें एक सिद्धांत है आईपी पावलोव। उस पावलोव का जो सिद्धांत है ना, वो किसका उदाहरण है? संकेत अधिगम, कंडीशनिंग थ्योरी, वो इसमें आता है। तो ये तीनों प्रश्न आरपीएस में पूछे गए, उनमें ये नाम चेंज कर दिए, बस उसने ये पूछा है संकेत अधिगम का उदाहरण है। एक जगह नाम आईपी पावलोव दे दिया, एक जगह परंपरागत अनुकूलन नाम दे दिया, एक जगह शास्त्रीय अनुबंधन नाम दे दिया, बस भाषा चेंज की। बाकी उसने प्रश्न एक ही टाइप का पूछा कि संकेत अधिगम का संबंध किससे है? तो संकेत अधिगम का संबंध किससे है? आईपी पावलोव। यहां तक अभी तक के जितने प्रश्न आए हैं वो केवल इस लाइन में खत्म हो जाता है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। लेकिन अपने को समझना भी गुरुजी संकेत अधिगम क्या होता है। संकेत को देखकर व्यवहार में परिवर्तन आना। आप गाड़ी चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी चलाते हुए अचानक से रेड सिग्नल आ गया, तो रेड सिग्नल आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपका पैर जो होगा ना वो गाड़ी के ब्रेक पे जाएगा। सर आप लगाना नहीं चाह रहे, वो ऑटोमेटिकली पैर अपने आप करवाएगा। वो संकेत जब रेड सिग्नल देखते हो तो ऑटोमेटिकली वो गाड़ी रुकेगी। ये संकेत अधिगम है। आप क्लास में बैठे हैं और बगल में से, जब स्कूल एजुकेशन में थे, बगल में से पीटीआई निकला। कौन निकला? पीटीआई। सांसें थम जाती हैं बच्चों की, जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे एकदम शांत हो गए। पीटीआई की पोस्ट का अपना खोप होता है। सबसे आनंददायक पोस्ट भी मुझे लगता है कि इस एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में आई हुआ है। इम जता आदमी आनंद ले तो कोई में ले कौन सके, क्योंकि बीच से डरे भी सगड़ा, स्टाफ वाला भी डरन की कद उठा के क्या की मार देगो पतो को नहीं गो। तो उस पीटीआई ने कभी ना कभी बच्चों पे इस्तेमाल किया, तो बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ है कि बेटा ये जो धुलाई करेगा ना वो नॉर्मल नहीं होगी, रिन साबुन वाली होगी, तो बेटर ये है कि चुप हो जाओ। तो ये संकेत अधिगम हुआ। पीटीआई को देखते ही बच्चों का चुप हो जाना, रेड सिग्नल को देख के गाड़ी का रुक जाना, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग है उससे। क्या है? कंडीशनिंग। और कंडीशनिंग जो होती है, मैंने कहा सबसे निम्न स्तर होता है। अभी एएमआरएस में जो प्रश्न आया था ना कि अधिगम का सबसे निम्न प्रकार क्या है,
या अधिगम को सबसे निम्नतम रूप से प्रभावित करता है? चीजें समझने वाली हैं, बस मेरे पढ़े हुए बच्चे गलत करके आ गए इसको। अनुकरण जो होता है वो सबसे, मैंने तभी आपको नोट करके लिखा है इस बार, ये तो कॉमन सेंस चीजें होती हैं, बट हम परीक्षा हॉल में जाते हैं अलग ही वे में होते हैं, अलग जोन में होते हैं। अनुकरण जब चीजों को कर रहे हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग व्यवहार कर रहे हैं, तो वो अधिगम का अच्छा प्रकार नहीं है, वो अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे क्या है, निम्न प्रकार है। तो ये याद रखना। बाकी मैं आईपी पावलो पढ़ाऊं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहां आपको इतना ही समझना है, ये सबसे निम्न स्तर है। आईपी पावलो का जो सिद्धांत है परंपरागत अनुकूलन, उसका संबंध किससे है, संकेत अधिगम से है। और संकेत अधिगम में कॉमनली एक प्रश्न पूछ ले आपसे, अनुक्रिया ऐच्छिक होगी कि अनैच्छिक होगी? अनुक्रिया ऐच्छिक होगी आपकी या अनैच्छिक होगी? अनैच्छिक होती है। ऐच्छिक हो जाना मतलब अच्छा लेवल हो गया, अनैच्छिक मतलब अपन बंधे हुए हैं, आप करना नहीं चाह रहे। तभी तो मैंने बोला ना कि ऑटोमेटिकली पैर जाएगा यार, कि नहीं गया तो यार ये हो जाएगा, तो अपने को जबरदस्ती, अपने को बेमन से अपन करते हैं। तो इसलिए संकेत अधिगम में जो अनुक्रिया होती है वो क्या होती है, अनैच्छिक होती है। 3 बातें लिख लो बस आप। तो सबसे निम्न स्तर है, अनुक्रिया अनैच्छिक होती है। सबसे निम्न स्तर है, अनुक्रिया अनैच्छिक होती है। अनुक्रिया क्या होती है, अनैच्छिक, ऐच्छिक नहीं होती। अनुक्रिया क्या होती है, अनैच्छिक। और क्या लिखा आपने, पावलोव। ठीक है, 3 ही बातें, इसके अलावा प्रश्न बनता ही नहीं है ना, कभी जिंदगी में आएगा। बस 3 बातें देख लेना आप, तो बहुत है। दूसरा प्रकार इसने बताया है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम क्या होता है, बताओ? किसको बोलेंगे? उद्दीपक क्या होता है, कोई जब बता सकता है? उद्दीपक जो प्रेरक, जो क्रिया कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करेगा, वो क्या कहलाएगा, उद्दीपक। उसको देखकर जो व्यवहार करते हो सब क्या होती है, अनुक्रिया। देखो ये मैं आगे कल से जो सिद्धांत स्टार्ट होंगे ना आपके, वो इसी से रिलेवेंट होंगे। आपके जितने भी व्यवहारवादी सिद्धांत में पढ़ाऊंगा सब उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है। यहां पे आईपी इससे नहीं आएगा, रॉबर्ट गेने से प्रश्न पूछा नहीं है, बस सीक्वेंस याद करनी है, इससे कोई प्रश्न नहीं आएगा। वो पूरा सिद्धांत ही समझाऊंगा मैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ इतना सा मतलब है, उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित करके अपन सीखते हैं। और इसमें जितने भी व्यवहारवादी आते हैं ना, वो सब आते हैं। क्या आते हैं, सब व्यवहारवादी। एक छोटा सा वर्ड लिख लो आप, व्यवहारवादी, इसमें सभी व्यवहारवादी सिद्धांत आते हैं। बाकी ये मैं कल से पढ़ाऊंगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा आपका। सभी व्यवहारवादी सिद्धांत इसमें आ जाते हैं। सभी व्यवहारवादी सिद्धांत इसमें आते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम 4 नंबर पे। 3 नंबर पे श्रृंखला अधिगम, चेन लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट, इसको स्टार दे लेना। चेन लर्निंग, इस पे टोटल 2 प्रश्न आए हैं। दोनों प्रश्न बता देता हूं मैं कौन कौन से आए हैं। एक तो रीट एग्जाम में आया प्रश्न, 2 नहीं 3 प्रश्न आए हैं। रीट में तो आया था एग्जाम्पल इसके ऊपर। ग्रेड फर्स्ट हिस्ट्री के पेपर में एक प्रश्न आया था, श्रृंखला अधिगम के प्रतिपादक कौन है? तो प्रतिपादक तो इनमें से किसी का भी नाम पूछ ले आपको, यदि ऑप्शन में रॉबर्ट गेने आ जाए और उसके 8 प्रकार का नाम दे रखा है, तो आपको प्रतिपादक क्या करके आना है, रॉबर्ट गेने करके आना है। हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड में आया प्रश्न है, रॉबर्ट गेने ही करना है। ठीक है। तीसरा प्रश्न यहां से पूछा गया था कि श्रृंखला अधिगम की व्याख्या किसने की है? रॉबर्ट गेने ऑप्शन में नहीं हो तो आपके दूसरा दिमाग में आना चाहिए स्किनर। कौन आएगा? ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। 3 चीजें मैंने बताई हैं आपको। कितनी चीजें बताई हैं? 3 चीजें। श्रृंखला अधिगम पे एक तो एग्जाम्पल आया हुआ है, प्रतिपादक पूछे तो रॉबर्ट गेने करना है, व्याख्या किसने की? स्किनर ने। समझना श्रृंखला अधिगम का मतलब क्या होता है, चीजों को कर्मिक रूप से सीखना। क्या सीखना? कर्मिक रूप से सीखना क्या कहलाता है? श्रृंखला अधिगम। जैसे एक प्रश्न पूछा गया, एक लड़की है अरबा कॉलेज से आवा है,
क्या आती है वो? कोले से आती है। और वो जब कोले से आती है तो जैसे ही घुसती है तो वो क्या करती है, आते ही अपना जैकेट उतार के फेंक देती है। क्या क्या उसने जैकेट उतार के फेंक दिया। फेंकती उसकी मम्मी ने कहा बेटा एक काम कर, इसको उठा, बाहर निकल जा और फिर कहा अंदर आ जा और उसको उस जगह पे लगा दे। उस लड़की ने उस जगह पे लगा दिया। नेक्स्ट डे जब वो लड़की आती है तो बा कंप्लीटली बिगड़ेल लड़की रहे, कहीं सिर पर चढ़ा लेने, आप कहते हैं सिर पर चढ़ाई डी रहा, दिख जाए कहेंगे नखरा देख के बेरो पड़ जाए कि हाँ आ सिर पर चढ़ा डी, आ पापा की परी है। क्या है? पापा की परी। तो बा परी ही रहे। तो बा आई काम करे डेली, बा आके फेंक दे भी माँ बिन खे उठाई बाहर निकल, आई बिन खे वापस सही लगा। 3-4 दिन बाद में देखते हैं कि पापा की परी ने फेंकने के बजाय क्या किया, उस जगह पे लगा दिया। तो प्रश्न ये पूछा कि ये रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का कौन सा प्रकार है? आंसर क्या होगा? कोई चीज को कर्मिक रूप से धीरे धीरे सीखना। उसने उसको संकेत दिया बेचारी ने। अब आपको कंडीशनिंग भी हो सकती है इसमें एक प्रकार से कंडीशनिंग भी यूज हो रही है। लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आता तो आपको यदि ऑप्शन में श्रृंखला अधिगम हो तो क्या करके आना है? श्रृंखला। तो धीरे धीरे कई दिन तक उसको क्रिया दोहराई गई और बच्चे की ये समझ में आ गया कि मुझे यहां लगानी है, तो उसने फेंका नहीं, उसको करना सीख लिया। ठीक है। व्याख्या इसकी स्किनर ने भी की है। स्किनर का जब सिद्धांत पढ़ाऊंगा तो मैं समझा दूंगा कि उसने किस संदर्भ में इसकी व्याख्या की, वहां इसका दोबारा जिक्र आ जाएगा। ये श्रृंखला 2 प्रकार की होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब है उसकी माँ उसको कह रही है जा बाहर निकल फिर अंदर आ, तो वो कर रही है। और यदि वही माँ इशारों में उसको कहती या मान लो चित्रों के माध्यम से उसको समझाती, तो वो श्रृंखला कौन सी हो जाती? अशाब्दिक श्रृंखला। कौन सी हो जाती? वो अशाब्दिक श्रृंखला। समझ में आ गया? श्रृंखला कितने प्रकार की? 2। श्रृंखला अधिगम का मतलब क्या होता है? कर्मिक रूप से चीजों को सीख जाना। व्याख्या किसने की है? स्किनर। लिख लो, कर्मिक रूप से किसी क्रिया कार्य को सीख जाना। कर्मिक रूप से किसी क्रिया कार्य को सीख जाना। कर्मिक रूप से किसी क्रिया कार्य को सीख जाना। यह 2 तरीके से होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। कर्मिक रूप से किसी क्रिया कार्य को सीख जाना यह 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, शाब्दिक और अशाब्दिक। यह 2 प्रकार से होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। यह 2 प्रकार से होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। इसकी व्याख्या किसने की थी? बस। चौथा प्रकार लिखना, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। इस पे कोई प्रश्न नहीं है, बट आप नाम जरूर याद रखना। वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। शाब्दिक साहचर्य अधिगम, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, शाब्दिक साहचर्य। कोई वैसे प्रश्न नहीं है, बट फिर भी याद रखना। शाब्दिक साहचर्य अधिगम। इसकी व्याख्या जो की थी ना, वो डेविड आशुबेल ने की थी। किसने की थी? डेविड आशुबेल। तो ये लिख लेना, अलग से व्याख्या किसने की है? डेविड आशुबेल। शाब्दिक साहचर्य समझते हो क्या? अब क्या होता है? शब्दों के माध्यम से संबंध स्थापित कर लेना। कई बार थे गानों सुनो और गानों सुनता है थारो मूड बदल जाए, होता है। थे अरिजीत सिंह ने सुनो ना, थारा फील को नहीं आवा, अलग ही आवा ना। और कोई पंजाबी गाना सुनते हो तो अलग फील आता है, जगजीत सिंह को सुनते हो तो अलग फील आता है। मतलब आप कैसे गाने सुन रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपके व्यवहार में बदलाव आता है। आप कभी भी करके देख लेना। जब आप फास्ट सॉन्ग जो, या मतलब आजकल जो आ रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको? रैप। हाँ, रैप रैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, तो वो जो गाने उनमें देखना, उनमें एक थीम होती है, तो बॉडी में वाइब्रेट करती है वो, मतलब जोश को व्यक्त करता है वो गाने सुनोगे तो आप 5 मिनट के लिए एनर्जेटिक हो गया। समझ रहे हो आप? मुझे कई बार गानों का लगता है, मैं गाड़ी चलाता हूं तो मैंने एक गाना था, वो उसके एनिमल मूवी आई थी ना, एनिमल मूवी। तो मुझे बीकानेर से रात को कोई शादी में गया था और मुझे
1:30 बजे मैं वहां से निकला। अब बीकानेर से इतना बकवास वो मतलब एकदम कुछ दिखता नहीं है, एकदम से बड़ी परेशानी होती है। अब मैं सब सीकर तक पहुंचे कैसे? तो एनिमल मूवी का एक गाना था, आपको पता हो तो, मैंने मूवी देखी थी। वो मूवी तो वैसे कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, कंप्लीटली अश्लील मूवी है वो, बट हाँ आप लोगों को पसंद आ सकती है जवानों, ठीक है। तो उसमें एक अर्जंदा वेली वो गाना था ना, वो जोश वाला गाना था, ठीक है ना। तो मैंने सिर्फ उसी गाने को बार बार बार, वो गाना जब चलता था ना तो गाड़ी की स्पीड 140 तक आराम से फर, ठीक है ना। वो मतलब उस गाने का देख लो व्यवहार में परिवर्तन क्या रहा है। और वही गाना आप अरिजीत सिंह लगा दो तो हाय राम, ठीक है ना, मतलब फील ये लगा है कहीं आप कहीं और खो जाओ, ठीक है ना। एकदम धीमा धीमा सा, मतलब आप एक अलग जोन में जाते हो और उस गाने में जोश आता है, ठीक है ना। तो एक गाना यानी उसके शब्द जो होते हैं वो आपके व्यवहार में बदलाव ला देते हैं। ये शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम, तो लिख लो इसमें छोटी सी लाइन, शब्दों के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन आना। शब्दों के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन आना। जैसे कविता, गायन, इनसे जो बदलाव आएगा वो शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम। जैसे कविता है, गायन है, वो शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम। 4 प्रकार हो गए। 5 नंबर, इससे प्रश्न नहीं है बट फिर भी याद रखना, बहुविभेदन अधिगम। सुना है बहुविभेदन? मल्टी डिस्क्रिमिनेशन। मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। बहुविभेदन क्या होता है, किसको बोलते हैं मल्टी डिस्क्रिमिनेशन? देखो बहुविभेदन मल्टी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब बहुत सारी चीजें आपके सामने आ गई। जैसे आप देख ही लो, लगभग हो ही रहा है चीजें, भर्तियां लगभग साथ आ रही हैं। आप कभी भी 2010 से लगातार देख लो, तीनों भर्तियां साथ आ रही हैं। 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, ग्रेड फर्स्ट, तीनों लगभग साथ आते हैं और इस बार भी आपके तीनों साथ ही आएंगे, देख लेना। अब आपके सामने चीज ऑप्शन आ गए, एक तरफ 3rd ग्रेड आ गई, रेट आ गई, एक तरफ 2nd ग्रेड आ गई, एक तरफ ग्रेड फर्स्ट आ गई, एक आरएस आ गई, एसआई आ गई, ये सीईटी वाली छोटी मोटी ये आ गई। बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने, बहुविकल्प आ गए। अब सबके साथ आप कभी नहीं जा सकते, क्योंकि सबके साथ जस्टिस नहीं हो सकता, जाप चले भले जाओ, जस्टिस नहीं हो सकता। अब इनमें से किसी एक को चुनो आप कि यार मेरी एबिलिटी ये है, मेरी विषय में कमांड अच्छी है, फर्स्ट पेपर में मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छा कवर कर सकता हूं, तो मेरे लिए ग्रेड फर्स्ट अच्छी है। उससे मेरे फायदा ये होगा, मैं DSSS में पीजीटी कर सकता हूँ, केवीएस पीजीटी कर सकता हूँ, एमआरएस पीजीटी कर सकता हूँ, मतलब मेरे लिए ठीक है। 2nd ग्रेड करते तो आप सोचते हैं यार 2nd ग्रेड कर रहा हूँ, मतलब 1st ग्रेड में मेरी सब्जेक्ट की पोस्टें कम आएंगी, मेरे को मैथ रीजनिंग आती नहीं है जीके पेपर में, इंग्लिश मुझे कभी समझ में नहीं आती, स्कूल मैनेजमेंट भी मेरे को अजीब सा लगता है, साइंस के मेरे पर्सन गलत हो जाएंगे, टोटल पता नहीं 40% बनेंगे नहीं बनेंगे, बेटर है बेटा 2nd ग्रेड की तरफ आ जा। आप अपनी योग्यताओं का मूल्यांकन खुद कीजिए, किसी के मोटिवेशन से मत कीजिए। धीर सिंह सर कहते हैं कि सबसे बड़ी एग्जाम होती है वो सबसे सरल होती है, सबसे बड़ी एग्जाम होती है वो सबसे सरल होती है सिलेक्शन। मेरा ये नजरिया और सही भी है, लेकिन आप अपनी योग्यता भी देखिए कि आपको ये चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। यूं मत भावना में बह के कि मैं इसकी कर लूं, नहीं होगा बेटा। अंदर से इंट्यूशन क्या आ रहा है, अपना मूल्यांकन कीजिए। आपको लगता नहीं सर ग्रेड 3rd ज़्यादा बढ़िया है और हमारा लड़कियां के लिए तो रिजर्वेशन और कर दियो, मौज होगी, मैं तो पेपर देने चल जाऊं तो भी करो नाको पी जा, ए बाकी चीज़ तुम्हारा समझ में आऊंगा नहीं, गुरुजी बठे नाको पीस के पोस्टा में लगभग 20 से 30 हज़ार के बीच में आस के, तो मैं बठे ही डंडो रोप दें तो सही कौन रहेगा सर। एक मान लो तारे फील आ जाए कि गुरुजी मेरी राइटिंग बहुत गजब की है और मैंने कहीं कोई आ जाए, मैं लिख के आ जाऊं, बस एनालिटिकल योग्यता मेरी ठीक है, तो मैं आरएस बन जाऊं तो ज्यादा बढ़िया कौन रहेगी। लास्ट में 3rd 2nd फर्स्ट क्यों आगे चक्कर में पढ़ूं बताओ सर। और ही बढ़िया। और अब की बार तो 2 बढ़ते, हम तो आरएस कह रहे हैं कि बने ही फर्जी ही सगड़ा। अरे केवड़ी लाल मीणा तो करे फर्जी बने। अब ये सही भी हो सकता और गलत भी हो सकता, मेरे को तो लगता है सही है, ये गलत है ही नहीं।
स्थितियां यही हैं, खराब बहुत हालत। मतलब ये आप मान के चलो कि पिछले 5 सालों में जितना फर्जीवाड़ा इन लोगों ने किया ना, बहुत किया इन लोगों ने सच में। अब सामने आ रहा है तो जमीन खिसक रही है कि इनमें कोई ईमानदार लगा भी है क्या, समझ में नहीं आ रहा। आपके लिए पॉजिटिव संकेत ये है कि अब वो चीजें नहीं, कभी नहीं हो सकते। पूरी आरपीसी सहमी हुई है। और मैं तो कहता हूँ आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के इस बार जो इंटरव्यू हो रहे हैं वो किस्मत वाले बच्चे हैं। इंटरव्यू में पैसा कोई लेने को तैयार ही नहीं है इस बार। नहीं तो ये बोली लगाते हैं, एजेंट है इनके, इस बार पैसे लेने को तैयार नहीं। इनको पता है पूरे दिन यही चल रहा है, हर दिन। तो इस बार डर है इनमें, तो पेपर आउट नहीं होगा, आप मान के चलिए। चीजें बहुत सख्त होंगी, ये प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए। और ईमानदारी से बात है कि मैं तो ये सोचता हूँ कि यदि 5 साल में भर्तियां ईमानदारी से हो जाती तो मेहनत करने वाला बच्चा तो सभी लग जाते। ये पेपर आउट्स हुए हैं जिस हिसाब से ये रिपोर्ट्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि 60 से 70% लोग फर्जी लगे। तो आप ये सोच के देखो कि आप में से किसी बच्चे ने पिछली बार का एग्जाम दिया और ये पेपर्स आउट नहीं होते, ये पेपर्स भेजे नहीं जाते लोगों के पास, तो इतनी मेरिट थोड़ी जाती, जाती नहीं मेरिट। लगभग बच्चे ईमानदारी से तैयारी करने वाला तो सिलेक्ट हो ही जाता है आराम से। तो ये बड़े अफसोसजनक रहे हैं चीजें जो भी हैं। बट आप लोगों के लिए फिलहाल जो कर रहे हैं उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि कम से कम ये बाहर तो आया। आप ये सोच के देखो चीजें बाहर नहीं आती तो कितना बुरा होता कि ये चीजें चलती ही रहती, फिर ये हमेशा चलती रहती, ऐसे ही पेपर गुपचुप आते रहते, ऐसे इंटरव्यू में साठ गांठ होती रहती और ये सिस्टम करप्ट होता रहता और हम अपनी किस्मत को दोष देके और एक दिन हार मान के और एक दुकान खोल के रिट वाले गोलगप्पे या कोई से भी लगा लोगों के अपन सोचते हैं कि अपने भाग्य में नहीं लिखा था। भाग्य में तो था, बट कोई खा गया साला जबरदस्ती, पेपर चोर खा गए। बहुत बुरी स्थिति है। तो बहुविभेदन का मतलब समझ में आया क्या? इनमें से किसी एक को जब आप चुन लोगे ना तो आप मल्टी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। बहुत सारे ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के साथ जाना, ये क्या कहलाएगा? बहुविभेदन। लिख लो, बहुत सारे विकल्प में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना। बहुत सारे विकल्प में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना, यह बहुविभेदन है। जैसे रंगों में अंतर करना, अपन कहते हैं बेटा एक चीज चुन ले, इनमें से कौन सा रंग सबसे बेस्ट लगता है, तो बच्चा उसमें से एक सिलेक्ट करेगा, वो मल्टी डिस्क्रिमिनेशन करेगा। मतलब उदाहरण पूछे तो आपसे ऐसा, रंगों में अंतर करेंगे, वस्तुओं में अंतर करेंगे, व्यक्तियों में अंतर कर देंगे। तो जहां डिफरेंस अपन करेंगे वहां क्या होगा? विभेदन होगा। वहां क्या होगा? विभेदन। 6 नंबर पे कॉन्सेप्ट लर्निंग, संप्रत्यय अधिगम। ये संप्रत्यय वर्ड बार बार आएगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसकी व्याख्या जो की थी ना वो केंडलर ने की थी संप्रत्यय अधिगम की। आया नहीं है बट फिर भी याद रखना, कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं? कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? देखो, कॉन्सेप्ट का सामान्य अर्थ तो बता दूं मैं आपको। हमारे गुरुजी थे डॉक्टर एन.एस. श्रीवास्तव, जो साइकोलॉजी हमें पढ़ाते थे। मुझे उनकी क्लास की हर बात याद है और मेरी मेमोरी कोई बहुत अच्छी नहीं है यार। मैं तो बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूं अपने एकेडमिक रिकॉर्ड में भी। वैसे मैं अपने आप को एवरेज ही, अभी भी मैं ऐसा ही मानता हूं कि मैं ज़्यादा कोई बहुत टैलेंटेड बंदा नहीं हूं, मैं एवरेज ही रहा हूं। बट मुझे उनकी क्लास एक एक शब्द याद है, जो उन्होंने बोला, जो एग्जाम्पल्स दिए, वो सब याद है। तो मेरे आनंद का विषय था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनकी क्लास लेना। बाकी जो बीएड में फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर, ईटी वाला पेपर, स्कूल मैनेजमेंट विद्यालय प्रबंधन वाला पेपर, और शिक्षा की उदयमान भारतीय समाज जो फर्स्ट पेपर, उसमें मुझे पता नहीं उन्होंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। मतलब ये चीज़ें मैं ये बता रहा हूँ कि यदि आपका इंटरेस्ट किसी विषय में है, किसी टीचर को आप बहुत पसंद करने लग जाते हो, तो उसकी चीज़ें आपको बहुत लाइफ टाइम तक याद है। तो उन्होंने एक शब्द बोला था, मुझे एज इट इज याद है, किसी शब्द को चोगा मतलब किसी शब्द को अर्थ रूपी चोगा पहना देना कॉन्सेप्ट है। ये परिभाषा कोई किताब में नहीं लिखी हुई, वो समझाने का तरीका था उनका।
चोगा को मतलब थे जब कोई इमेज बना दो भी चीज ने, कि बना दो भी चीज की इमेज जब अपने माइंड में बना दोगे ना तो वो कॉन्सेप्ट बन जाता है। जब तक इमेज नहीं बनती वो कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जब तक इमेज नहीं बनती वो क्या नहीं होता, कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे मैं एक शब्द बोलता हूं आपके दिमाग में इमेज आएगी ऑटोमेटिकली, मतलब कॉन्सेप्ट है। मैं बोलूंगा ऊंचाई, मैंने क्या बोला, कितने लोगों को पहाड़ मीनार ये सब ऑटोमेटिकली दिखे। मैंने पहाड़ और मीनार का नाम लिया क्या, मैंने ऊंचाई वर्ड लिया तो आपको ऑटोमेटिकली दिखा। मैं बोलूंगा गहराई तो अपने आप गड्ढा समुंदर कुआं ये अपने आप दिखाई देने लग गए, जबकि मैंने उनका नाम नहीं लिया है, लेकिन उनसे जुड़ी हुई चीजें ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं। क्यों, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट दिमाग में बने हुए हैं। जब उससे जुड़ा हुआ कोई शब्द या उसके कोई विशेषता का जब नाम आएगा ना तो अपने आप उसकी इमेज बनेगी आपके दिमाग में। जब भी प्रेम शब्द आएगा तो तुम्हें वो दिखाई देगा जिसने तेरे साथ धोखा किया है, तुम्हारे साथ चुभेगा, वो तुरंत इमेज आएगी। जब मैंने उसका नाम नहीं लिया ऑटोमेटिकली तस्वीर बन जाएगी, क्योंकि तुमने उससे उसकी इमेज बना रखी है। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं। जब भी किसी चीज को अपन देखते हैं और उसकी जब प्रतिमा बना लेते हैं, उसको अर्थ प्रदान कर देते हैं कि ये चीज ऐसी होती है, वो सब क्या कहलाता है, कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक भी आपका पढ़ाऊंगा लास्ट में, तो लिख लो इसमें। किसी वस्तु की व्याख्या गुण और विशेषताओं के आधार पर करना। किसी वस्तु की व्याख्या गुण या विशेषताओं के आधार पर करना। किसी वस्तु की व्याख्या गुण तथा विशेषताओं के आधार पर करना, यह कॉन्सेप्ट लर्निंग होता है। किसी वस्तु की व्याख्या गुण या विशेषताओं के आधार पर करना। जैसे जैसे ऊंचाई के आधार पर पहाड़ की व्याख्या करना। ऊंचाई के आधार पर किसकी व्याख्या करना, पहाड़ की व्याख्या करना। ऊंचाई के आधार पर पहाड़ की व्याख्या करना, ये कॉन्सेप्ट लर्निंग। सातवां प्रकार है सिद्धांत अधिगम। इस पे कोई प्रश्न नहीं है, एक छोटा सा शब्द याद रखना आपको, सिद्धांत अधिगम क्या होता है। इतना सा याद रखना, जब कोई चीज की व्याख्या नियमों के आधार पे की जाती है, नियमों के आधार पे जब भी कोई चीज सीखोगे ना, रूल्स शब्द जहां भी आ जाएगा वहां जो लर्निंग होता है वो कौन सा होता है, सिद्धांत अधिगम। जैसे न्यूटन की बात आ गई, गुरुत्वाकर्षण आप पढ़ रहे हो तो उसके रूल्स के आधार पे आप सीख रहे हो। जहां भी नियम शब्द आएगा वहां पे क्या करना है आपको, सिद्धांत। तो एक छोटी सी लाइन लिख लो बस, नियमों के आधार पे सीख जाना। नियमों के आधार पे सीख जाना, किसके आधार पे सीख जाना, नियमों के आधार पे, वो सब क्या कहलाएगा, सिद्धांत अधिगम। अंतिम और सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार है समस्या समाधान। बहुत प्रश्न आए हैं इसके ऊपर, पहले प्रकार पे और लास्ट प्रकार पे सबसे अधिक प्रश्न। इस पे 3 प्रश्न आए हैं अभी तक। एक तो ये प्रश्न तो पता नहीं कितनी बार ही आ गया, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ प्रकार किसे माना गया है, अधिगम का सबसे उच्चतम प्रकार किसे माना गया। ये प्रश्न तो बहुत बार रिपीट है। एक तो ये टाइप प्रश्न आता है। एक ये पूछेगा आपसे, किस प्रकार के अधिगम में बच्चा अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करता है, समस्या समाधान अधिगम। व्यक्तिगत या जटिल अधिगम किसे कहा जाता है, तो व्यक्तिगत जटिल अधिगम किसे कहा जाता है, समस्या। तो ये सर्वोत्तम प्रकार है, इसको याद रखना। अवरोही अवरोही कैसे ही पूछे, आपको सबसे बेस्ट प्रकार किसको बताना है, इसको लिख लो। यह अधिगम का सर्वोच्च प्रकार है, यह अधिगम का सर्वोच्च प्रकार है। इसे व्यक्तिगत या जटिल अधिगम भी कहा जाता है, इसे व्यक्तिगत या जटिल अधिगम भी कहा जाता है, क्योंकि खुद सीखेगा, किसी की मदद नहीं लेगा वो। जटिल इसलिए क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मानसिक क्रियाएं जो यूज होती है ना, वो सबसे ज्यादा मानसिक क्रियाएं इसमें यूज होंगी, इसलिए सबसे जटिल अधिगम। जटिल का मतलब है सबसे ज्यादा उच्चतम मानसिक क्रियाएं यूज होती हैं, उसको जटिल बोलते हैं। व्यक्तिगत जटिल अधिगम इसे कहा जाता है। इसमें बच्चा स्वयं समाधान करता है, इसमें बच्चा स्वयं समाधान करता है। ये 8 प्रकार थे
किसी भी लड़के या लड़की को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। ये रॉबर्ट गेने था मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल अपन डेविड आशुबेल के बारे में चर्चा करके और अधिगम के सिद्धांत स्टार्ट करेंगे। तो कल मिलते हैं अपन 2 बजे। फीस आप लोगों ने जमा करवा दी होगी, नहीं करवाई तो करवा देना, क्योंकि कार्ड के बिना एंट्री नहीं करेंगे कल आपकी। कार्ड नहीं बना तो पूछ लेना उससे, बच्चे से जिनका पेमेंट हो गया और वो कंप्लीट हो गया, उसके कार्ड बना दिए हैं उसने। कार्ड ग्रीन कलर के दिए हैं ताकि कॉपी नहीं हो इस बार, पुराने बच्चे को प्रतिबंधित करने के लिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको मेरे से इतनी मोहब्बत हो जाती है कि वो 4-4 बार पढ़ लेते हैं, मन नहीं भरता उनका। कल मिलते हैं अपन।